हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इससे पूर्व की क्लास में हमने वर्ण विचार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे, जो कि विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप भी इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी यह वर्ण विचार पर आधारित प्रश्नोत्तरी की क्लास, जो कि विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित रहने वाली है। तो क्लास को देखिएगा, समझिएगा और आप भी अपने उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर विकल्प का हमें चयन करना है। पहला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? सेकंड ग्रेड टीचर 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कंठोष्ठ वर्ण बताना है, उच्चारण स्थान से पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, कंठोष्ठ बताना है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था ए दई तो कंठ तालु, एक सूत्र पढ़ा था संस्कृत में, ए और आई, ठीक है। ए दई तो कंठ तालु, और एक सूत्र हमने पढ़ा था ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और आओ। ये जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्थान जानते हैं। तो ए दई तो कंठ तालु में हमने पढ़ा था ए और आई जो स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ और तालु, यानी कि ए और आई किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। और एक सूत्र पढ़ा था हमने ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ स्वर और आओ स्वर जो है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ और होष्ठ। कंठ और होष्ठ से ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ वर्ण। तो दोस्तों, पूछा था इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। तो ओ और औ इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ और होष्ठ। देखिए किस विकल्प में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बी विकल्प में आया है ओ। तो ओ जो स्वर होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठोष्ठ। बी हमारा उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर बात करें ए स्वर की, तो ए जो स्वर होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ तालु, ठीक है। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। और औ का क्या होता है? कंठ और होष्ठ होता है। अगर बात करें ऊ की, तो ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है होष्ठ। हमने सूत्र पढ़ा था उपपद्यमानिया नाम होष्ठ, ठीक है। ऊ और ऊ स्वर और पै वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? और पै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है। तथा ऊ और ऊ स्वर इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है दोस्तों? होष्ठ होता है, ठीक है। आई जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। ये था हमारा पहला प्रश्न जिसने हमने हल किया। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण पूछा है दोस्तों। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण। ये 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह क्या होता है? महाप्राण होता है। साथ में तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से और है। तो ये जो दोस्तों जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? महाप्राण वर्ण होते हैं। और अल्प प्राण वर्ण में वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां प्लस य वर्ण, र वर्ण, ल और व वर्ण, ठीक है। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा था? निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण पूछा था। तो दोस्तों र, ल और व, र, ल और व दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स जो होता है दोस्तों, देखो ये रहा स, ये दोस्तों कौन सा होता है? महाप्राण वर्ण होता है। तो डी हमारा उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
स जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, महाप्राणवर्ण होता है। तो स जो होता है महाप्राण, हमारा जो डी विकल्प है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न देखिएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस विकल्प के सभी जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से हमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प है जो कि स्पर्श व्यंजन का नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। दोस्तों कै से लेकर के मैं तक, कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जाता है, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग के 5, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण और पै वर्ग के 5 वर्ण। इस प्रकार से ये कुल कितने होते हैं, 25 क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक। तो पहला जो विकल्प है देखिए दोस्तों, थ, च, फ, ख, ये सभी किसमें आते हैं, कैसे मैं के मध्य आते हैं। और कैसे मैं तक के मध्य जो आते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। बी विकल्प में ड, झ, ग और प, ये सभी किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क, ठ, द और भ, ये भी किसमें आते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ग, ज, ये भी क्या है, स्पर्श व्यंजन। देखिए दोस्तों यह जो होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। यह जो दोस्तों यह जो होता है यह कौन सा व्यंजन है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, य, र, ल और व। तो यह जो व्यंजन होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, न कि स्पर्श व्यंजन। और व जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। तो किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यह है वो क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सभी ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प में जो सभी हैं ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ग भी स्पर्श व्यंजन है, ज भी स्पर्श व्यंजन है और ब भी स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यह जो होता है ये कौन सा होता है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होता है। ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ग किसके योग से बना है। ग जो वर्ण है वह किसके योग से बना है। तो दोस्तों हमने 4 संयुक्त ध्वनियां पढ़ी थी। 4 हमने क्या पढ़ी थी, संयुक्त ध्वनियां। ये क्या है, संयुक्त ध्वनियां पढ़ी थी या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त ध्वनियां पढ़ी थी 4, कौन कौन सी, क्ष, त्र, ग और श्र। ये क्या होती हैं, 4 संयुक्त ध्वनियां होती हैं। क्ष है वह किसके योग से बनता है, अधूरा क और क्ष के योग से। त्र अधूरा त और र के योग से। और ग अधूरा ज और य के योग से। और श्र जो होता है अधूरा स और र के योग से बनता है। पूछा प्रश्न में क्या था, ग किसके योग से बना है। ए विकल्प में ज, धन, ग, ये तो नहीं है। ठीक है, ग ये रहा दोस्तों, किसके योग से, अधूरा ज और य। किस विकल्प में आया है, अधूरा ज और ए, ये भी नहीं है। ग और ये भी नहीं है। अधूरा ज धन य, अधूरा ज धन य। तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग किसके योग से बना है, अधूरा ज और य के योग से बना है। 4 संयुक्त ध्वनियां होती हैं, क्ष, त्र, ज और श्र। ठीक है, ये था हमारा चौथा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 5वां प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ क्या हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, उनको कहते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए विकल्प में है समवृत्त, अर्ध समवृत्त, वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
तो दोस्तों हमने पढ़ा था होस्ट आकृति के आधार पर, यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद पढ़े थे। एक होता है वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा इसका जो भेद होता है दोस्तों वो होता है अवृत्ताकार स्वर। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है दोस्तों अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, होठ गोल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर। और वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, नहीं होते वे क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा था कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो होठ गोल हो जाते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर। सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार जो स्वर होते हैं दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी स्वर, इन्हें कहा जाता है वृत्तुलाकार स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और वृत्ताकार स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो वृत्ताकार जो स्वर होते हैं दोस्तों वो होते हैं उ, ओ और औ। ये जो स्वर होते हैं दोस्तों ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी स्वर, या इन्हें कहा जाता है वृत्तुलाकार स्वर। अगर बात करें अवृत्ताकार स्वर की, यानी इनके अलावा जो शेष जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर, ए, आ, ई, री, ए और ऐ। ये जो दोस्तों ये जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं। और अवृत्ताकार को क्या कहा जाता है, अवृत्तमुखी या अवृत्तुलाकार स्वर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न हमारा कि निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। हमें दोस्तों ये बताना है कि इनमें से किस विकल्प में सघोष और अल्प प्राण है, यानी सघोष वर्ण भी है और अल्प प्राण वर्ण भी है। ये जो प्रश्न पूछा गया था 33 श्रेणी शिक्षक 2012 में, तो हमें ये बताना है कि सघोष, तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। और प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। बात करें सघोष वर्ण की, तो सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये कौन से होते हैं, सघोष। ये कौन से वर्ण होते हैं, सघोष, जिसमें गूंज नाद कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं, सघोष वर्ण। अगर बात करें अल्प प्राण की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो दोस्तों होता है अल्प प्राण। ठीक है, वो क्या होता है, अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। तो विकल्प देखते हैं, क्या है, क्या होता है, पहला, क वर्ग का पहला। द होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा। ठीक है, छ की बात करें तो च वर्ग का क्या होता है, दूसरा। घ की बात करें तो क वर्ग का कौन सा होता है, चौथा। ठीक है, ये हमें विकल्प दिए हैं क, द, छ और ग। अब हमें क्या छांटना है, सघोष भी है और क्या है, अल्प प्राण वर्ण भी है इनमें से। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सघोष और अल्प प्राण में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 3 नंबर कॉमन आ रहा है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा सघोष भी होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण भी होता है। सघोष भी होता है और अल्प प्राण वर्ण भी होता है। पांचवा इसमें दे नहीं रखा है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा सघोष भी होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण भी होता है। तीसरा कौन सा इनमें, द है, तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। द है वो क्या होता है, सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। ठीक है, क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, और अल्प प्राण होता है लेकिन सघोष नहीं होता है। ठीक है, द के बारे में जान लिया हमने। छ जो होता है वह क्या होता है, अघोष होता है। अघोष कौन से होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये क्या है, अघोष है, न कि सघोष। ठीक है, और दूसरा है ये महाप्राण होता है, न कि अल्प प्राण। अगर ग की बात करें, चौथा होता है महाप्राण होता है, अल्प प्राण नहीं होता है, और सघोष भी होता है लेकिन अल्प प्राण नहीं होता है। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिएगा, 7वां,
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है नासिक के वर्णों का सही क्रम बताना है। नासिक के जो वर्ण है उनका सही क्रम बताना है। तो दोस्तों नासिक के वर्णों का जो सही क्रम होता है, जैसे देखिएगा, क वर्ग का पंचम क्या होता है? अंग। ठीक है। च वर्ग का कौन सा होता है? य। ठीक है। ट वर्ग का न, फिर त वर्ग का न, और फिर प वर्ग का म। ठीक है। ये जो होता है दोस्तों, ये नासिक के व्यंजनों का सही क्रम होता है। तो ये किस विकल्प में आए हैं? अंग न, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंग के बाद में क्या आना चाहिए था? यह आना चाहिए था। बी विकल्प देखिए, अंग, य, न और म। बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग का पंचम ये अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? ये होते हैं नासिक के वर्ण। ठीक है। सी विकल्प में ये ऐसे नहीं हो सकता, अंग आ गया, लेकिन बी में 2 नंबर पे क्या होना चाहिए था? यह होना चाहिए था। ये वैसे बार हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 8वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन बताना है दोस्तों। व्यंजनों के वर्गीकरण में से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन बताना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, पहले देखिएगा, ठ। ठ क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन में हमने पढ़ा था क वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक जो चारों वर्ण हैं, वर्ग के आरंभिक चारों वर्ण, ये जो होते हैं दोस्तों, ये कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो ट वर्ग में कौन सा आ गया? ठ। तो ठ क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन क्या, कौन सा है इनमें? ठ जो है वो क्या है? स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन में कौन से होते हैं? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक जो चारों वर्ण हैं वो क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16 होते हैं। अगर बात करें ज, तो ज किस में आता है? च वर्ग में आता है। तो च वर्ग जो होता है, च, छ, ज और जय, ये जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कौन से होते हैं? ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी। दोस्तों ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो जय वर्ण जो होता है ये क्या होता है? स्पर्श संघर्षी। ये क्या होता है? स्पर्श संघर्षी। ये क्या होता है? स्पर्श संघर्षी। अगर बात करें र और ये जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, र को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। दोस्तों प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। और यह जो होता है दोस्तों, यह होता है अर्धस्वर। ये कौन सा होता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन से आते हैं? यह और वह जो स्वर होता है दोस्तों, ये होता है अर्धस्वर। र जो होता है प्रकंपित व्यंजन। यह, र, ल, व, ये चारों जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। यह और वह जो होते हैं इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। र प्रकंपित व्यंजन होता है और ल जो होता है वह कौन सा व्यंजन होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है। ल जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9वां। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 9वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात क्या है? गलत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात क्या है? गलत है। मतलब 3 कथन है, इनमें से सही है और एक बात है वो क्या है? गलत है। 3 बात सही है और एक बात गलत है। तो गलत बात का क्या करना है? चयन करना है। पहला विकल्प है ध, सघोष, महाप्राण और दंते है। यानी प्रश्न पूछा है कि ध, विकल्प में दिया हुआ है कि ध जो है वो क्या है? सघोष है, महाप्राण है और दंते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ध है, यह वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? तो ये त वर्ग का कौन सा होता है? चौथा होता है। त वर्ग का क्या है? चौथा वर्ण है। त वर्ग का क्या है? चौथा वर्ण है। और सघोष यानी घोष के सहित, यानी
सघोष में कौन से कौन से आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सघोष में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और दंत यानी तय वर्ग, तय वर्ग जो होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत। ठीक है, तो जो ध है वो सघोष है, क्योंकि ध है वह प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? तय वर्ग का चौथा वर्ण होता है। तो सघोष में कौन सा आता है? चौथा वर्ण। सघोष तो है, ध क्या है? सघोष है। महाप्राण वर्ग का कौन सा? चौथा है, महाप्राण भी है। तय वर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत भी है। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है, हमें गलत बात का पता लगाना है कि किस विकल्प में गलत बात कही गई है। ठीक है, बी विकल्प में देखिएगा, बै कौन सा होता है? पै वर्ग का तीसरा होता है। पै वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा होता है। बै जो वर्ण होता है वह पै वर्ग का तीसरा होता है। पै, फै और बै। ठीक है, सघोष कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। होस्ट यानी उ और उस वर्ग। और जो पै वर्ग जो होता है दोस्तों, पै वर्ग उपपद्यमान या नाम होस्ट। पै वर्ग किससे बोला जाता है? होस्ट से। ठीक है, तो सघोष यानी वर्ग का तीसरा, तो तीसरा भी है तो सघोष है। ठीक है, होस्ट यानी पै वर्ग में आता है, ये बात भी सही है, होस्ट है। ठीक है, महाप्राण कौन सा? वर्ग का दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो ये तो तीसरा है, तो ये तो महाप्राण तो नहीं है। तो ये विकल्प ही हमारे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बै है यह प्रत्येक पै वर्ग का तीसरा होता है, और महाप्राण जो होता है वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, न कि तीसरा। तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्प प्राण होता तो सही हो जाता। तो ये विकल्प, सी विकल्प को चेक करते हैं। उत्तर हमारा आ चुका है। सी विकल्प को चेक करें, च है, अघोष है। अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो च वर्ग पहला है, बिल्कुल अघोष है। तालव्य यानी च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु होता है, इचु यसाना तालु। तो ये बात भी सही है। और अल्प प्राण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और च कौन सा है? पहला है, तो पहला देखिए अल्प प्राण भी है। ये बात क्या है? सही है। ठीक है, अगर डी विकल्प को चेक करें, ख जो होता है कंठ होता है, क्योंकि क वर्ग में आता है। कंठ में कौन सा आता है? क वर्ग आता है, तो ये बात सही है, क वर्ग का दूसरा है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, तो क वर्ग का दूसरा है, महाप्राण भी है। अघोष पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग का यानी क वर्ग का दूसरा है, तो क्या है? अघोष भी है। तो गलत बात छाटनी थी, यहाँ पर ये बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है कि बै है वो महाप्राण नहीं है, बल्कि क्या है? अल्प प्राण है। तो बी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, समझने वाला प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न है, यदि नीचे के होठ पूरी तरह क्या कर दिए जाए? काट दिए जाए या काट दिया जाए, तो किस ध्वनि के उच्चारण में क्या होगी? कठिनाई होगी। ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें से जिसमें नीचे के होठ को अगर काट दें तो इनमें कठिनाई होगी, उच्चारण में क्या होगी? कठिनाई होगी। ए विकल्प में रखा है ल, बी विकल्प में बै, ध और ख। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि होस्ट से जो कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, यानी होस्ट किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो हमने पढ़ा था उपपद्यमान या नाम होस्ट, यानी उ और उ। और पै वर्ग जो होता है, पै, फै, बै, भै और मैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? होस्ट। तो प्रश्न में ये पूछा था कि नीचे के होठ पूरी तरह क्या कर दिए जाए? काट दिए जाए, तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? तो ल वर्ण के उच्चारण में होठों का प्रयोग ही नहीं होता है। ल किसे बोला जाता है? दंत से। किसे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है ल। ठीक है, दंत का प्रयोग होता है। अगर बात करें बै की, तो बै का उच्चारण करते हैं बै, तो बै के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। तो नीचे के होठ को अगर काट देंगे तो बै वर्ण के उच्चारण में क्या होगी? कठिनाई होगी। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा सही उत्तर, विकल्प का चयन बी आंसर सही हो जाएगा। सी विकल्प में दे रखा है ध, तो ध जो होता है ये इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसका भी क्या होता है? दंत होता है, तय वर्ग में आता है। ठीक है, बात करें ख की, तो ख है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अकु है विसर्जन या नाम कंठ है, यानी
ख है वो किससे बोला जाता है? कंठ से। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए 11th अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी जो व्यंजन है वो क्या है? स्वर युक्त है। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए हैं। तो स्वर युक्त व्यंजन को देखने के लिए हमें सबसे पहले शब्दों का क्या आना चाहिए? वर्ण विच्छेद आना चाहिए। तो शब्द का सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद करते हैं, फिर हम ये जानते हैं कि कौन सा जो व्यंजन है वो स्वर युक्त है और कौन सा व्यंजन स्वर रहित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके टुकड़े करते हैं, यानी वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो प में से री बाहर निकाला, तो प अधूरा, री पूरा। ठीक है, इसके बाद में थ कैसा है? अधूरा है। ठीक है, फिर व में क्या है? दीर्घी। ठीक है, ये हमने पृथ्वी शब्द का क्या किया? वर्ण विच्छेद किया। इसके बाद में हमने प्रथा शब्द का करते हैं, प अधूरा, प में क्या है? र कैसा है? पूरा है। तो इसमें से ए स्वर को बाहर निकाला, तो र क्या हो गया? अधूरा हो गया, ए पूरा। ठीक है, इसके बाद में थ में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। तो आ स्वर को बाहर निकालने के लिए थ अधूरा और आ पूरा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके टुकड़े करते हैं। प में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। तो प अधूरा, आ स्वर निकाला। ठीक है, इसके बाद में र कैसा है? अधूरा, र में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? थ में क्या है? थ अधूरा, ए बाहर निकाला। ये हमने किसके टुकड़े के? पार्थ के। इसी प्रकार से प अधूरा, प में क्या है? री बाहर निकाला, तो प क्या हो गया? अधूरा हो गया। ठीक है, और फिर क्या बचा? ये थ में से ए स्वर, आ स्वर बाहर निकाला, तो थ अधूरा और आ पूरा। तो ये हमने क्या किया? इनके टुकड़े किए, इनका वर्ण विच्छेद किया। अब हम आराम से बता सकते हैं कि किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं। ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन किस में आए हैं? तो देखिए दोस्तों, प क्या है? अधूरा है, री क्या है? पूरा है। ठीक है, ये तो क्या है? स्वर युक्त है। थ की बात करें तो थ के बाद में क्या आया है सर? व्यंजन आया वह। तो थ क्या है? स्वर रहित है। थ है वो क्या है? स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो यह तो स्वर रहित है, न कि स्वर युक्त है। तो ये विकल्प हमारे क्या हो गया? बाहर होगा। यह तो स्वर रहित होने के कारण यह विकल्प नहीं हो सकता। अगर बात करें प्रथा की, प अधूरा, ठीक है, प में प क्या है? स्वर रहित है, क्योंकि प में कोई स्वर नहीं है। प क्या है? स्वर रहित है, न कि स्वर सहित। तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो गया? बाहर होगा। हमें तो क्या चाहिए? स्वर युक्त चाहिए। तो प है वह क्या है? स्वर रहित है, क्योंकि आगे र व्यंजन है। ठीक है, अगर बात करें पार्थ की, तो पार्थ में देखिएगा दोस्तों, प में क्या है? आ स्वर है, ये तो क्या हो गया? स्वर सहित हो गया। रे में देखो थ आ गया, व्यंजन आ गया, और व्यंजन आने से र है वो क्या है? स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। और स्वर युक्त देखना है तो ये विकल्प बाहर हो गया। अगला देखेंगे, प में क्या है? रि स्वर है। थ में क्या है? आ स्वर है। तो ये क्या है? तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। जो प्रथा जो शब्द है वह व्यंजन स्वर युक्त है। इसमें प में रि स्वर है, थ में आ स्वर है। इसमें प में आ स्वर था, लेकिन र में कोई स्वर नहीं था। ठीक है, इसलिए ये बाहर हो गया। इसमें प्रथा में प में कोई स्वर नहीं था। ठीक है, इसलिए ये बाहर हो गया, क्योंकि प के बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो र जो है इसमें ए क्या है? स्वर है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है थ जो वर्ण है, थ में क्या है? स्वर रहित है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं आया है। तो इसको वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि थ है ये क्या है? स्वर रहित है, इसमें कोई मतलब स्वर युक्त नहीं है ये, क्योंकि यह अधूरा है। इसको भी देख सकते थे कि प क्या है? स्वर रहित है। ठीक है, इसमें ये देख सकते हैं तो र जो है ये रेफ वाला, ये भी क्या है? स्वर रहित है। ठीक है, और ये है ये स्वर सहित था। तो किस विकल्प में सभी व्यंजन स्वरयुक्त हैं? तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये पटवार 2016 मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, हिंदी वर्णमाला में
11वां व्यंजन कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था जेलर भर्ती परीक्षा 2016 में कि इनमें से हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा होता है। तो दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का 5वां अंग, ठीक है, च वर्ग का य, ठीक है, 5 क वर्ग में हो गए और च वर्ग में 5 हो गए, 10। तो 11 व्यंजन कौन सा आता है दोस्तों? 11 व्यंजन कौन सा आता है? 5 क वर्ग की हो गई और 5 च वर्ग की हो गई, 5 और 5 10, और 11वां कौन सा आता है? ट वर्ग। तो ट किसमें है? सी विकल्प में हमारा सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा होता है? तो ट जो होता है वह 11वां व्यंजन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे ही पूछा जा सकता है 5 10 15 16वां कौन सा होता है, ठीक है। तो 16वां कौन सा होता है? त होता है, ठीक है। छठा कौन सा होता है? च होता है, ठीक है। 7वां कौन सा होता है? छ होता है। तो 11वां पूछा था, 11वां क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिएगा 13वां। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, समृद्ध स्वर है, प्रश्न पूछा गया है समृद्ध स्वर है, स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। समृद्ध स्वर पूछा है, 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। ओ और औ, उ और उ, ए और आ, ए और आई। तो दोस्तों मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर दोस्तों स्वर के 4 भेद होते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है दोस्तों विवृत, और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ये दोस्तों मुख्य आकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। अब समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्ध समृद्ध कौन से होते हैं, विवृत कौन से होते हैं, अर्ध विवृत कौन से होते हैं? तो दोस्तों समृद्ध जो स्वर होते हैं ई और ई स्वर, उ और उ स्वर, ये जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं समृद्ध स्वर। अगर बात करें अर्ध समृद्ध की, तो अर्ध समृद्ध होते हैं ए और ओ स्वर, ठीक है। अगर बात करें विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर जो होता है दोस्तों वो होता है आ। अगर बात करें अर्ध विवृत की, तो अर्ध विवृत में आता है ए, आई और औ। ये जो स्वर होते हैं दोस्तों ये होते हैं अर्ध विवृत। मुख्य वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, वो तो कौन से होते हैं? समृद्ध। इनसे आधा खुलता है अर्ध समृद्ध। विवृत सबसे ज्यादा खुलता है, जिनके उच्चारण में आ जो स्वर होता है ये क्या होता है? विवृत। अर्ध विवृत विवृत स्वरों की तुलना में आधा खुलता है, वो क्या होते हैं? अर्ध विवृत। तो पूछा क्या था प्रश्न में? समृद्ध स्वर है। तो दोस्तों समृद्ध स्वर ई उ और उ, तो किस विकल्प में आए हैं? उ और उ। बी विकल्प हमारे क्या जाएगा? उ और उ क्या होते हैं दोस्तों? समृद्ध स्वर होते हैं। तो बी उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओ और औ, ठीक है, ये क्या होते हैं? ओ तो होता है क्या? अर्ध समृद्ध, ठीक है। और औ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? अर्ध विवृत होता है, ठीक है। ए क्या होता है? ए अर्ध विवृत होता है, और आ जो होता है विवृत होता है। ए जो होता है दोस्तों अर्ध समृद्ध होता है, और आई जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? अर्ध विवृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 14 नंबर का प्रश्न हमारा, किस क्रम में अघोष व्यंजन पूछा है दोस्तों? क्या पूछा है? अघोष व्यंजन बताना हमें, अघोष व्यंजन कौन सा है? तो स्वर तंत्रियों में कंपन, सॉरी किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भेद पढ़े थे हमने, अघोष वर्ण और षघोष वर्ण। तो उनमें से अघोष पूछा है। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। तो किस विकल्प में है? देखिए दोस्तों तय है, प्रत्येक तय वर्ग का पहला होता है, ठीक है, तय थ ये दूसरा होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। तो ए विकल्प ही हमारा क्या हो गया? सही विकल्प हो गया। तो इसका जो उत्तर विकल्प हो जाएगा तय और थ जो होते हैं अघोष व्यंजन होते हैं। अगर बात करें न पांचवा होता है, ब तीसरा होता है, ठीक है, तो ये अघोष व्यंजन नहीं है। अघोष में कौन सा होता है? पहला और दूसरा, ठीक है। द कौन सा होता है? तीसरा होता है। द चौथा, ये ध जो होता है चौथा होता है, ठीक है। वह किस में आता है? सघोष में आता है, ठीक है। किस में आता है? सघोष में। और है भी किस में आता है? सघोष में। तो ये क्या है? सभी सघोष, ठीक है। ब क्या है? सघोष है। लेकिन न ये सॉरी ये जो है
ये किस में आता है, ब जो आता है ये किस में आता है, ये भी सहघोष में आता है। ठीक है, ये जो व्यंजन है ये क्या है, सघोष है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं। क ग ज फ किसकी ध्वनियां। देखो दोस्तों, इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, और नुक्ता अगर इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है तो ये कैसे बोली जाती है, क ग ज फ, और ये किसकी ध्वनियां मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है अरबी फारसी भाषा की, यानी ये क्या है, विदेशी ध्वनियां हैं, यानी विदेशी वर्ण है। ठीक है, तो ये किसकी ध्वनियां मानी जाती है, अरबी फारसी भाषा की ध्वनियां मानी जाती है। बी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। एक दोस्तों, एक ये स्वर होता है ओ, ठीक है, ये भी क्या है, विदेशी स्वर है। ये भी दोस्तों क्या है, विदेशी स्वर है। इसे मेहमान स्वर या इसे आगत स्वर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं हिंदी में, जैसे डॉक्टर शब्द लिखते हैं तो डॉक्टर में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा स्वर है, ये विदेशी या आगत स्वर है। इसी प्रकार से ये जो ध्वनियां हैं ये क्या है दोस्तों, ये अरबी फारसी की क्या है, ध्वनियां है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास, जो विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के हमने हल किया, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्नोत्तरी की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, और तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।